एक तरफ चुनाव की गर्मी और दूसरी तरफ ठंड भी विदाई लेकर के गर्मी का एहसास होने लगा है। लेकिन ऐसे समय भी मैं आज इस मैदान में एक साथ तीन तीन सभाएं देख रहा हूं। एक तो ये मैदान, उधर पीछे कहीं टीला है उस पर लोग चढ़ गए हैं, और इधर मैं देख रहा हूं जो मुझे देख भी नहीं पा रहे हैं वो भी बड़ी तादाद में मुझे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये एक जिले की रैली नहीं, एक राज्य की रैली करें तो भी लोग कहेंगे इतनी बड़ी रैली कैसे हुई। जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के हर छोटे सिपाही को इतने बड़े सफल आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया है। और जो लोग ये कर सकते हैं वे लोग मतदाताओं के घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपना दल को भव्य विजय दिलाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का पर्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश में सदियों से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और ये भी सही है कि और कोई शिवाजी पैदा भी होना संभव नहीं लगता है। भाइयों बहनों, शिवाजी पैदा हो या ना हो, लेकिन कम से कम 125 करोड़ देशवासी सेवाजी तो बन सकते हैं। अरे शिवाजी न बन पाए तो न बन पाए, सेवाजी जरूर बने। और हर हिंदुस्तानी हर दिन एक सेवा का काम करे तो शिवाजी के सपनों को भी सेवा के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। भाइयों बहनों, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से आ रहा हूं। मेरे देश के किसान भाइयों बहनों, इस देश में अनेक महापुरुषों को उत्तम से उत्तम श्रद्धांजलियां दी गई होगी, लेकिन शायद जो श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई है, शायद ही दुनिया में किसी महापुरुष को ऐसी श्रद्धांजलि मिली होगी। आज देश में सरदार साहब के जाने के बाद दूसरी और तीसरी पीढ़ी जीवन की मुख्य धारा में है। अधिकतम वो लोग हैं
जिन्होंने सरदार साहब को देखा भी नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी एक बात जरूर कहता है कि काश आज सरदार पटेल जिंदा होते तो। कितनी बड़ी श्रद्धांजलि है। देश के लोग दूसरी बात भी कहते हैं। देश कहता है अच्छा होता अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की दिशा अलग होती। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ये जो श्रद्धा का भाव है वो हमें कर्तव्य की प्रेरणा भी देता है, जिम्मेवारी का एहसास कराता है। जो सपने सरदार पटेल ने देखे थे, उन सपनों को भले 70 साल बीत गए, लेकिन अब भी हम सब ने कठोर परिश्रम करके, सही नीतियां बना करके, ईमानदारी और नियत के साथ अगर उन नीतियों को लागू किया तो सरदार साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये हमारा फतेहपुर एक सांस्कृतिक विरासत है, एक ऐतिहासिक धाम है। यहां के कई स्थान, बिटौरा, असनी घाट, पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, शहीद जोधा सिंह अटैया, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा, यही धरती है जिसने देश को राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी पर लटका दिया गया था। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि मतदाता
बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा, कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए, लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बेहाल, गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए। लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद पाया कि कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या। उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे, कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे,
क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। भाइयों बहनों, 5-6 दिन तो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे गाने सुना रहे थे, वाह वाह, कुछ नया कर दिया। और जैसे ही नामांकन भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। पहले सपा वाले कहते थे हम किसी से हम समझौता नहीं करेंगे, 2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया। बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान करने गए थे। मतदान करने के बाद टीवी वालों ने जब उनसे पूछा, सुबह सुबह थी, इंसान कितना फ्रेश होता है, कितना तेज तर्रार होता है, उनकी उम्र भी तो ऐसी है। लेकिन मैंने टीवी पे देखा सुबह, चेहरा लटक गया था, आवाज में दम नहीं था, डरे हुए शब्द खोज रहे थे। आप देखना टीवी पे वो चल रहा था उनका, जैसे बाजी हार चुके हैं। बड़ी मुश्किल से बोले, बड़ी मुश्किल से। चुनाव के शुरू में अकेले जीतेंगे कहते थे, फिर कहते थे समझौता किया है इसलिए जीतेंगे। आज सुबह कह रहे थे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी। क्या हो गया भाई, अभी तो तीसरा चरण हुआ नहीं है पूरा और आपके हौसले पस्त हो गए। कारण ये जनता जनार्दन है, कारण ये जनता जनार्दन है। अब देश झूठ को स्वीकार नहीं करता है, देश गलतियों को तो माफ करता है, लेकिन प्रजा के साथ धोखा यह देश कभी माफ नहीं करता है। आपने जनता के साथ धोखा किया है। राम मनोहर लोहिया जिन सपनों को लेकर के चले थे, उन सपनों के पीछ में छुरा भोंका है। जिस पार्टी ने 70 साल तक देश को लूटा, उस पार्टी की गोद में बैठ करके आपने राम मनोहर लोहिया को अपमानित किया है। भाइयों बहनों, जनता ये बातें कभी माफ नहीं करती। अभी कुछ दिन मैंने कहा, थोड़े दिन पहले मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में थाना ये सपा का कार्यालय बन गया है। बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? और ये पुलिस वालों की मंजूरी से नहीं बना है, ये पुलिस वालों की मजबूरी से बना है। उनको अगर करोगे तो तबादला हो जाएगा, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो नौकरी से घर चले जाओगे। उनको डराकर धमका करके पुलिस थानों को सपा के कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया। जब लोकल एक सपा वाला जिसकी साइकिल पर झंडा लटकता है, वो जब तक कहे नहीं
कितना ही ईमानदार व्यक्ति क्यों न हो, उसकी बात थाने में सुनी नहीं जाती थी। भाइयों बहनों, आपने देखा इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को डांट देनी पड़ी, उत्तर प्रदेश की सरकार को डांटना पड़ा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखो। इस देश में एक थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। भाइयों बहनों, जिस देश राज्य में थाने का यह हाल होगा, बलात्कार करने वालों को खुली छूट होगी और न्याय पाने के लिए तरस रही मां को, बेटी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। ये कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। क्या ऐसे काम करने के लिए उनको बिठाया भाई? आप मुझे बताइए, ऐसे काम करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? ये मां बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी? मां बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? क्या यही काम किया आपने? ये काम है कि कारनामा? और हैरानी तो देखो, इन्होंने अपना चुनाव अभियान कहां से शुरू किया? अखिलेश जी, आपने अपना चुनाव अभियान गायत्री प्रजापति की चुनाव प्रचार से शुरू किया। जरा उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी गायत्री प्रजापति जितना पवित्र है क्या? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब दो। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश बलात्कार का प्रयास, हत्या का प्रयास, लूट, दंगे, हर बात में नए विक्रम प्रस्थापित कर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो ईमानदार इंसान जी पाएगा? अगर कानून व्यवस्था नहीं है तो सामान्य मानवी की जिंदगी सुरक्षित रहेगी? भाइयों बहनों, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो कल कारखाने नहीं लगेंगे। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो उद्योग नहीं लगेंगे, रोजगार नहीं मिलेंगे। और अगर रोजगार नहीं मिलेंगे तो मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को पलायन होने से कौन बचाएगा? भाइयों बहनों, हर बात की जड़ों में कानून व्यवस्था होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि ऐसी सरकार जिसके लिए कानून व्यवस्था ये प्राथमिकता है ही नहीं, यहां जो कैमरा के सामने नारेबाजी कर रहे हैं,
अब आपकी सारों की फोटो हो गई। कृपा करके आप शांत रहिए प्लीज। आप शांत रहिए भैया। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। भाइयों बहनों, नौजवानों का उत्साह इतना जोरदार होता है। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। भाइयों बहनों, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, ये सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार हो रहे हैं। दिनों रात इनके पर जुल्म की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इनका कौन? भाइयों बहनों, गरीब का कोई भले हो या न हो, सरकार गरीब की होती है, गरीब के लिए होती है, पीड़ित के लिए होती है, दलित के लिए होती है, शोषित के लिए होती है, वंचित के लिए होती है भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को ऐसी सरकार चाहिए जो उत्तर प्रदेश में सामान्य मानवी की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी दे। अगर कहीं कुछ होता है तो उसको विश्वास होना चाहिए कि किसी ने मुझ पर जुल्म किया है, लेकिन उसकी जिंदगी तो जेल के सलाखों में जाएगी। यहां का कानून कानून का काम करेगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आपका मकान, आपकी जमीन कोई भी आकर के गैर कानूनी कब्जा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? पूरी ताकत से बताइए। आज उत्तर प्रदेश के गांवों में भी गुंडाराज, जो गरीब की जमीन को हड़प कर लेना, गरीब के मकान को हड़प कर लेना, ये खुलेआम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये जिनकी जमीनें छीन ली गई हैं, उनको वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जिनके घरों पर गैर कानूनी कब्जा कर दिया है, वो वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हम एक ऐसी सरकार देना चाहते हैं जो आपके हकों को छीन लिया गया है, उसे हम लौटाना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश को कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीब के लिए है, किसान के लिए है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि गन्ना किसानों का पुराना जो बकाया है, वो 10-20 दिन में चुकता कर दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा है अब गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा। ये मुश्किल काम नहीं है, हो सकता है। करने का नेक इरादा चाहिए भाइयों बहनों, हो सकता है। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प किया है। उन्होंने कहा है
कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पहली मीटिंग में जो छोटे किसान हैं, उनकी फसल का जो कर्ज है वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं। उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत देकर के केंद्र में स्थिर सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत देकर के मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया है। मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और सांसद के नाते आज मैं आप सबको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बनेगी। 11 मार्च को नतीजे आएंगे, 2-4 दिन में शपथ हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी और उसकी पहली मीटिंग होगी। मैं आपको वादा करता हूं, उस पहली मीटिंग में ही किसानों के कर्ज नाबूदी का निर्णय करवा दूंगा। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या वादा लेकर के आई थी। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था, सारे देश का ध्यान उस अधिवेशन पर था और उनको लगता था कि आज कांग्रेस बहुत बड़ा फैसला करेगी। और जब मीटिंग पूरी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, हमने तय किया है कि 2014 के चुनाव में यूपीए की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो गैस के सिलेंडर जो 9 देने का निर्णय किया है उसको हम बदल करके 12 सिलेंडर देने का फैसला करेंगे। 2014 में कांग्रेस पार्टी 12 सिलेंडर की 14 सिलेंडर इस मुद्दे पर वोट मांगने आई थी। इनकी सोचने की क्षमता देखो, उनके काम करने के इरादे देखो, देश की आवश्यकताओं के संबंध में इनकी समझ देखिए। भाई हंसी आती है, मुझे उन पर हंसी आती है। जब 2014 के लोकसभा के चुनाव में गैस के सिलेंडर 9 मिले कि 12 मिले, इस मुद्दे पर आप वोट मांगने निकले थे। भाइयों बहनों, काम कैसे होता है आपको पता है। सरकार बनने के बाद मैंने लाल किले से देशवासियों को एक प्रार्थना की थी, एक बार इस धरती के संतान लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 की लड़ाई के समय देशवासियों को कहा था कि आप एक समय, सप्ताह में एक समय खाना छोड़ दीजिए। और इस देश के करोड़ों लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की बात मान करके सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दिया था। यह देश की ताकत है। भाइयों बहनों, मैंने लाल किले से देश को कहा था, अगर हमारे पास पैसे हैं, आर्थिक मुसीबत नहीं है, कुछ जिम्मेवारी हम भी ले सकते हैं, तो हमारे जैसे लोग जो इसको ले सकते हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। अमीर से अमीर व्यक्ति भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेता था हमारे देश में। मैंने कहा, भाई गरीब को तो सब्सिडी जरूरत होती है, अमीर सब्सिडी क्यों एंजॉय कर रहा है, छोड़ना चाहिए। मैंने कोई कानून नहीं बनाया था, कोई डंडा नहीं चलाया था, कोई नोटिस नहीं भेजी थी, सिर्फ प्रार्थना की थी। भाइयों बहनों,
मैं मेरे देशवासियों को प्रणाम करता हूं। करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी भाई। तब जाकर के मैंने वादा किया कि हमारी गरीब माताएं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली माताएं, गांव में रहने वाली माताएं लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है, लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है। और जब एक मां लकड़ी के चूल्हा जला करके खाना पकाती है, एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाता है उसके शरीर में। आप मुझे बताइए, अगर उस मां के शरीर में 400 सिगारेट का धुआं जाएगा तो उस मां की तबीयत का हाल क्या होगा। घर में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, जब मां खाना पका रही है, उन बच्चों के शरीर में भी धुआं जाता है, उन बच्चों का क्या हाल होगा। भाइयों बहनों, गरीब का दर्द क्या होता है मैं भली भांति जानता हूं। मेरी मां जिंदगी भर लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। अपनी आंखों से देखा है वो कैसे गर्मी के दिनों में कठिनाई झेलते हुए हम बच्चों को खाना खिलाती थी। वो दर्द मैंने देखा था, महसूस करता था। प्रधानमंत्री बना, वो दर्द मुझे आज भी कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। और मैंने निर्णय किया कि आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब परिवारों के घर में मैं गैस का चूल्हा पहुंचाऊंगा, गैस का सिलेंडर पहुंचाऊंगा और मुफ्त में कनेक्शन दूंगा। भाइयों बहनों, अभी मैंने ये काम की शुरुआत तो 10-11 महीने पहले की थी, लेकिन 10-11 महीने के भीतर भीतर अब तक 1.25 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों में गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन पहुंच गया। लकड़ी का चूल्हा जलना बंद हो गया। धुएं से उस मां को मुक्ति मिल गई। भाइयों बहनों, काम किसको कहते हैं? वो मां के आशीर्वाद बोलते हैं। वो मां के आशीर्वाद बोलते हैं। जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि उसके घर में भी कभी गैस का सिलेंडर हो सकता है। उसने तो यही सोचा होगा कि गैस का सिलेंडर तो बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में ही हो सकता है, जिनके घर में गाड़ी हो उसी के घर में हो सकता है, जिसके घर में अलग किचन हो उसी के घर में हो सकता है। भाइयों बहनों, हमने दिखा दिया कि गरीब की झोपड़ी में भी गैस के चूल्हे का हक बन सकता है, और ये काम ये सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे देश में किसान फर्टिलाइजर खरीदता है। फर्टिलाइजर, क्या हाल है फर्टिलाइजर का? भाइयों बहनों, देश में कभी भी फर्टिलाइजर के दाम कम नहीं होते थे साहब। हम पहली बार हम आए, हमने तय किया कि हम किसानों को यूरिया ठीक से पहुंचे, इसकी चिंता करेंगे। भाइयों बहनों, आज स्थिति यह है कि हमने, एक जमाना था यूरिया पाने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता था, पुलिस की लाठी खानी पड़ती थी, या तो यूरिया काले बाजारी में लेना पड़ता था, ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता था। भाइयों बहनों, हमने यूरिया का निम कोटिंग किया, यूरिया की चोरी बंद हो गई।
यूरिया जितना होता है अब किसान के पास ही जाता है, क्योंकि अब हमने वो व्यवस्था की है कि यूरिया खेती के सिवाय कहीं काम नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, आज देश में यूरिया के लिए कोई मांग नहीं रहती है, समय पर यूरिया मिल जाता है। और इतना ही नहीं, नीम कोटिंग करने के कारण यूरिया से उत्पादन भी बढ़ने लगा है। भाइयों बहनों, जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, एक बार आजादी के इतने सालों में एक बार चौधरी चरण सिंह के जमाने में फर्टिलाइजर के खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद पहली बार दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है कि जिसने खाद के अंदर, भाइयों बहनों, हमने दाम कर किए। डीएपी हो, एमओपी हो, मिश्रित एनपीके हो, तीनों में दाम कम किए और उसके कारण किसानों को 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की फायदा हुआ है। भाइयों बहनों, काम कैसे होता है आपको जान करके खुशी होगी। हमने एक काम किया एलईडी बल्ब लगाने का। अब एलईडी बल्ब ये कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पैदा नहीं हुआ है, और न ही एलईडी बल्ब का संशोधन नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब एलईडी बल्ब बिकता था 300, 350, 450, 400 रुपये में। हम आए, हमने कहा जरा बताओ भाई क्या मामला है, जरा देखें। जांच पड़ताल शुरू की और हमने लेगा कि एलईडी के नाम से मुनाफा लूट रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, ये लोगों के साथ अन्याय है। हमने हिसाब किताब लगाया, आज एलईडी का बल्ब 70-80 रुपये में मिलता है। भाइयों, 70-80 रुपये। पिछले 1 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूं। 1 साल में करीब करीब हिंदुस्तान के 20 करोड़ एलईडी बल्ब बिक चुके हैं। 20 करोड़ एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब बेचने का परिणाम यह हुआ है, एक तो बल्ब का आयुष ज्यादा होता है, और दूसरा इन एलईडी बल्ब के कारण देश में जो बिजली का उपयोग करने वाले छोटे छोटे परिवार हैं, उनकी जेब में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ये 11,000 करोड़ आपकी जेब से जाता था, उसको बचा करके आपके पास रखा है। और एलईडी बल्ब के कारण जिस घर में 250 रुपया खर्चा कम हुआ, 300 रुपया खर्चा कम हुआ, 400 रुपया कम हुआ, वो अब अपने बच्चों के लिए दूध ले पा रहा है, बच्चों को दूध पिला रहा है। ये काम ये सरकार करती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उसको अपने जनपद में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाई, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप कितने ही होनहार हो, कितने ही काबिल हो, आज उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? सिफारिश के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? जान पहचान के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? नगद नारायण के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? पैसे देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? ये पाप बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश के युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो 3 महीना 6 महीना इंतजार करेगा, लेकिन खुद का हक होने के बजाय किसी और को भ्रष्टाचार के कारण नौकरी मिल जाती है तो वो उसको सहन नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, हर किसी को न्याय होना चाहिए। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे दिए। हमने ये नहीं पूछा कि भाई मोदी बनारस का एमपी है तो बनारस वालों को ही मिलेगा। जी नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने में समान रूप से मिलेगा।
हमने ये नहीं कहा कि फिर अब हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। जिसका भी नंबर आता है लाइन में सबको मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि ये जाति को मिलेगा, वो जाति को मिलेगा, नहीं। गांव की जो सूची है, सूची के अनुसार हर किसी को बारी बारी से मिलता जाएगा और आने वाले दिनों में हर किसी का हक पूरा कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा पराया नहीं चलता है। सरकार को ये करने का हक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद लेने आया। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों के सामने कुछ छिपाना पसंद नहीं करता हूं। मैं अपनी मुसीबतें भी बता देता हूं देशवासियों को। निर्णय आपको करना है। मेरी मुसीबत भी, क्योंकि आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे हाईकमांड हो। और मैं अपने मालिक को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? अपने हाईकमांड को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मैं दवाइयों की कीमत कम करूंगा तो दवाई बेचने वाले मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? जरा पूरी ताकत से बताइए। मैं दवाइयों की कीमतें कर दी है मैंने। जो दवाई 3,000 रुपए में कैंसर की दवाई मिलती थी, वो मैंने 70-80 रुपए में ला करके रख दी। जो दवाई 70 रुपए में मिलती है, मैंने 8 रुपए में ला करके रख दी। ये दवाई में मुनाफा कमाने वाले मुझ पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझसे नाराज होंगे कि नहीं होंगे? मेरा बुरा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे समय मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, यूरिया की चोरी करते थे, चोरी बंद करवा दी, नीम कोटिंग कर दिया। उनका सारा मुनाफा खड्डे में गया, कारखानों पे संकट आ गया। वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। और ये छोटे लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं। वो चाहे वो करवा सकते हैं।
वो चाहे तो अखबार भी खरीद सकते हैं, टीवी चैनल भी खरीद सकते हैं, वो चाहे तो मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अभी सब मैंने किया है, किसके लिए किया है? ये किसके लिए किया है? इन लोगों को नाराज मैंने किसके लिए किया है? इन लोगों का गुस्सा मैंने किसके लिए मोल लिया है? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? भाइयों बहनों, 8 नवंबर रात को 8 बजे 8 नवंबर रात को 8 बजे जब मैंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा, कुछ लोगों को तो अभी भी होश नहीं आया है। 1000 की नोट गई, 500 की नोट गई। भाइयों बहनों, 70 साल से जिन्होंने लूट लूट करके खाया था, अब उनका रुपया बाहर निकल रहा है, तो मुझ पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? पाई पाई बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर हो गए, तो सर पटकेंगे कि नहीं पटकेंगे? मोदी से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मोदी का नुकसान करने के लिए षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, ये काम मैंने किसके लिए किया? ये काम मैंने किसके लिए किया? भाइयों बहनों, इस देश के गरीब को हक दिलाने के लिए किया है, इस देश को भ्रष्टाचार निकालने के लिए किया है, इस देश के नौजवानों को उनका भविष्य बदलने के लिए पैसा काम आए, उसके लिए मैंने हिम्मत की है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, काले धन के खिलाफ लड़ना है। 70 साल से जो लूटा है वो मुझे देश को लौटाना है। भाइयों बहनों, जिन्होंने 17 साल लूटा है वो उनको लौटाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिन्होंने लूट लूट के खाया है वो गरीबों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? गरीबों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? ये पैसा गरीब के हक का है कि नहीं है? और भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसी हवा बना दी जाती है कि ये चोरी व्यापारी करते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। व्यापारी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा? 15 रुपए का माल 16 रुपए में बेचता होगा, 20 वाला माल 22 में बेचता होगा। कभी उसको सरकार को देना होगा 100 रुपया, 80 रुपया देता होगा। मुसीबत की जड़ वहां नहीं है। मुसीबत की जड़ तो जो पद पर बैठे हैं, पदों पर बैठ करके लूटते हैं, ये मुसीबत की जड़ है। बाबू, बड़े बड़े बाबू, ये काम करना है इतना देना पड़ेगा, ये काम करना है इतना देना पड़ेगा, तेरे बेटे को नौकरी चाहिए इतना देना पड़ेगा। नेता लोग, हर कोई कहता है नेता चोरी करता है, ये बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी लड़ाई बड़े बड़े लोगों से, छोटे छोटे व्यापारियों से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे वो तो ईमानदारी से जीना चाहते हैं, अगर ईमानदार अफसर होगा तो ईमानदारी से काम करने को तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन ये लड़ाई मैंने उठाई है। और लड़ाई इसलिए उठाई है कि मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों का मुझे आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, 8 नवंबर के बाद देश के कुछ लोगों को मेरा निर्णय गले नहीं उतरा है। अभी भी वो झूठ फैला रहे हैं, लेकिन देश की जनता भ्रमित नहीं हुई है। उसके गले बराबर उतर गया है कि मैंने कैसी साफ सफाई अभियान चलाया है, उसको बराबर समझ आ गया है। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, भारी बहुमत से 20 साल के बाद भाजपा जीत गई। महाराष्ट्र में पंचायतों का चुनाव हुआ,
भारी बहुमत से जीत गए। कर्नाटक में स्थानीय स्वराज का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत गए। गुजरात में पंचायत नगर पालिका का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत गए। अभी उड़ीसा में चुनाव चल रहा है, उड़ीसा में चुनाव चल रहा है। उड़ीसा में हमारा कभी स्थिति 1%, 2% से ज्यादा नहीं थी। आज हम उड़ीसा में सत्ता दल से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, लोग हमें जिता रहे हैं भाई। और मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, ईमानदारी की लड़ाई का चुनाव है। जो ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। बेईमानों से निकालना चाहते हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अपना दल के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मतदान अवश्य करें, जाकर के बटन जरूर दबाएं। आपकी उंगली, उसकी इतनी ताकत है कि वो उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल देगी, आपके जीवन को सुरक्षा देगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फतेहपुर की धरती पर, इस दोआबा की धरती पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फतेहपुर की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और फतेहपुर में